स्वागत है और मेरे पास है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस। और आज मैं आपको इस डिवाइस पर किए जा सकने वाले कई शानदार ट्रिक्स और उपयोगी ट्वीक दिखाऊंगा। शुरू करने के लिए चलिए अपनी सेटिंग्स को खोलते हैं और सबसे पहले पर्सनलाइजेशन के विकल्प पर जाते हैं। और यहाँ आपको कई अलग अलग विकल्प मिलेंगे जिनसे आप अपने फ़ोन का लुक और फील कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ है जिसमें कुछ और लोग मुझसे ज़्यादा रुचि रखते होंगे और वो है थीम्स। और ये आपको अलग अलग चीज़ों जैसे वॉलपेपर, आइकन आदि के पूरे प्रीसेट्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ खुद से ट्वीक करना अच्छा लगता है जो बाकी विकल्पों से मैं कर सकता हूँ। लेकिन उन चुनिंदा लोगों के लिए, शायद बहुसंख्यक जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी नेविगेट कर सकते हैं और वहाँ से कुछ थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन्हें यहाँ डाउनलोड करने के बाद चुन सकते हैं। मेरे पास कोई थीम नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ डिफ़ॉल्ट थीम ही दिख रही थी जो फ़ोन के साथ आती है। लेकिन और नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास AI वॉलपेपर जनरेशन का विकल्प है और ये आपको सीधे वॉलपेपर जनरेट करने की सुविधा देता है। अगर आपको इसमें रुचि है, आप निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ जो छोटी सी चीज़ है, यह कांच जैसी सतह है जिस पर काला टेक्स्ट है और डार्क इमेजेस के साथ ये बहुत ही भयानक लगता है। मैं मुश्किल से पढ़ पाता हूँ कि वहाँ क्या लिखा है। इमेज या टेक्स्ट के आधार पर जनरेट करें, आप जो चाहें वह विकल्प चुन सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम टेक्स्ट के आधार पर जनरेट करते हैं तो हम कुछ हद तक सीमित हैं। ये वास्तव में ठीक है। तो हमारे पास स्टाइल्स हैं, मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए साइबरपंक और स्टाइल आजमाते हैं। देखते हैं हम यहाँ क्या कर सकते हैं। देखते हैं क्या ये पर्याप्त अच्छा है। तो मिनिमलिस्टिक, गोल आकार के साथ 2 टोन शेडिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये ले रहा है, ऐसा लगता है कि ये स्टाइल को मूल रूप से प्रीसेट की तरह ले रहा है। साइबरपंक का मतलब सिर्फ रंग और ऐसी चीज़ें नहीं है, इसका मतलब सब कुछ है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है मैं कहूँगा, क्योंकि ये आपको जनरेशन के मामले में ज़्यादा कुछ करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। अब शायद आप इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओह, कोई बात नहीं। तो ठीक है, हाँ, तो इस विशेष मामले में ये जो कुछ भी जनरेट कर सकता है उसकी सीमा बहुत ही ज़्यादा सीमित है, क्योंकि ये वास्तव में कोई प्रीसेट्स नहीं है, बल्कि ये स्टाइल्स मूल रूप से प्रीसेट्स ही हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं। तो आप जो भी लिखते हैं उसका इस मामले में बहुत कम असर पड़ता है, क्योंकि प्रीसेट जनरेट की गई इमेज की फ्यूचरिस्टिकनेस को काफ़ी हद तक तय कर देता है। तो आइडिया अच्छा है। आशा है कि भविष्य में इसमें सुधार होगा, पूरी ईमानदारी से कहूँ तो, क्योंकि ये थोड़ा निराशाजनक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लाइव वॉलपेपर हैं, यहाँ कुछ खास नहीं है। फिर हमारे पास स्टैटिक वॉलपेपर, ऑनलाइन गैलरी और फिर असली कस्टमाइजेशन है। तो हमारे पास ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है। तो आप अपने ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पर कस्टमाइज्ड तरह की घड़ियाँ, स्टाइल्स आदि चुन सकते हैं। अब जाहिर है इसके लागू होने के लिए आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले चालू रखना ज़रूरी है। और वापस जाएँ तो हमारे पास लॉक स्क्रीन है। तो ये आपको लॉक स्क्रीन को एडिट करने और उसकी दिखावट बदलने की सुविधा देता है। डेस्कटॉप सेटिंग्स, मुझे पूरा यकीन है कि ये डेस्कटॉप की बजाय होम स्क्रीन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और हाँ, हमारे पास आइकन ग्रिड है, कृपया डेस्कटॉप ग्रिड नहीं। तो हाँ, हमारे पास यहाँ आइकन ग्रिड है और हमारे पास सामान्य 4x6 कॉलम फोल्डर्स वगैरह हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे कितने आइकन दिखेंगे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास रंगों के लिए कस्टमाइजेशन है, जिसमें यहाँ दिख रहे इन रंगों के साथ साथ सेटिंग्स में भी रंग शामिल हैं। और मूल रूप से पूरे सिस्टम में अब यहाँ कुछ विकल्प हैं।
आपके पास यहाँ अलग अलग रंग हैं या फिर आपके पास स्थिर वॉलपेपर रंग हैं जो आपके वर्तमान वॉलपेपर के आधार पर रंग चुनते हैं, तो यह वाला विकल्प शायद आपके डिवाइस और आपके मौजूदा वॉलपेपर के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो मुझे बस ऐसा करना है, मैं कुछ ऐसा चुनने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉलपेपर ऐसा नहीं है। कंपन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉलपेपर ज़रूरी नहीं कि बहुत शानदार हो, इसमें ज़्यादा रंग भी नहीं है। तो ये यहाँ के रंगों को थोड़ा और अधिक हल्का बना रहा है ताकि यह वॉलपेपर के समग्र माहौल से पूरी तरह से और बेहतर ढंग से मेल खा सके। अब अगर हम यहाँ वापस जाएं तो हम अपनी खुद की थीम, फॉन्ट्स और कुछ अन्य कस्टमाइजेशन भी बना सकते हैं। अब चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं जो होगी डिस्प्ले और ब्राइटनेस। अब यहाँ हमारे पास डार्क और लाइट मोड हैं और आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन एक और अच्छी सुविधा है, यहाँ शेड्यूल है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लाइट मोड खासकर गर्मियों में दिन के समय में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये डार्क मोड की तुलना में देखने में ज़्यादा साफ़ है। और यहाँ डार्क मोड आपको बेहतर बैटरी लाइफ देगा, क्योंकि जो भी चीज़ें पूरी तरह से काली हैं, जैसे इस स्क्रीन पर लगभग सब कुछ सिवाय टेक्स्ट और कुछ इमेज के, वे असल में पिक्सल्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और क्योंकि वे बंद हैं, वे ऊर्जा की खपत नहीं करते और इससे जाहिर है कि आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है। अब ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ज़्यादातर मामलों में आपको ये असर केवल सेटिंग्स जैसी चीज़ों में ही मिलता है, लेकिन उदाहरण के लिए होम स्क्रीन पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ लगभग सब कुछ ऐसा ही है। शायद कैमरा में कुछ पिक्सल्स बंद होते हैं और शायद उनमें से कुछ कोने में ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में डिस्प्ले का अधिकांश हिस्सा बस चालू ही रहता है। तो जितनी ज़्यादा पूरी तरह काली चीज़ें होंगी, जैसे कि ये सेटिंग्स यहाँ, उतनी ही बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर आपको शायद बहुत ही मामूली सा फ़र्क महसूस होगा। बैटरी की खपत की रफ़्तार थोड़ी सी और भी धीमी हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया था, आपके पास यहाँ शेड्यूल मोड है, तो आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि यह अपने आप इन मोड्स के बीच स्वैप कर ले, या तो सूर्यास्त से सूर्योदय के आधार पर या फिर कस्टम टाइमर के हिसाब से। यह आपको यह विकल्प देता है कि आप इसे स्थायी रूप से रखें या दोनों मोड्स को एक साथ चलाएं। दिन के समय आप इसे लाइट मोड में रख सकते हैं, रात के समय आप इसे डार्क मोड में रख सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास कुछ आई केयर विकल्प हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसे आप रात के समय चालू करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह डिस्प्ले को थोड़ा पीला सा दिखाता है, जिससे आँखों को ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपको नीली रोशनी पसंद नहीं है, और यह आप जानते हैं ये तेज़ रोशनी होती है, तो ये आपके जागने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। और ख़ासकर अगर आप बिस्तर पर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसे चालू करने में रुचि रख सकते हैं। अब हमारे पास कलर स्टाइल है, ये तय करता है कि डिस्प्ले कितना जीवंत या संतृप्त दिखेगा। तो हमारे पास ओरिजिनल रंग और ब्राइट रंग है, और यहाँ हमारे पास लगभग एक पैलेट जैसा है। और जब आप इनके बीच स्विच करते हैं तो आप थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर देख सकते हैं। मुख्य रूप से देखने में ऐसा लगता है कि पीले रंग के शेड्स अलग अलग हैं, और लाल रंग बस थोड़ा और चमकीला हो जाता है, मैं ऐसा कहूँगा। तो लाल रंग ज़्यादा चमकीला लगता है, पीला थोड़ा ज़्यादा संतृप्त लगता है, और मैं सच में नीले और हरे रंग के बीच कोई फ़र्क नहीं बता सकता। अब आपके पास कलर टेम्परेचर भी है, तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार ठंडा या गर्म कर सकते हैं। और अगर हम वापस जाएं और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और हमारे पास दो मोड हैं, 1 ट्री 6 स्टार्ट और ऑटो स्विच। तो ज़्यादातर मामलों में मैं ज़्यादातर लोगों को यही सलाह दूंगा कि वे ऑटो स्विच या ऑटो सिलेक्ट का इस्तेमाल करें, जैसा भी आप इसे वर्गीकृत करना चाहें। लेकिन उन चुनिंदा लोगों के लिए जिन्हें 120 और 60 के बीच ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, वे 60 का इस्तेमाल करके बेहतर बैटरी लाइफ पा सकते हैं। इसका तरीका यह है कि ऑटो स्विच मूल रूप से आपकी स्क्रीन के लिए उस समय सबसे उपयुक्त रिफ्रेश रेट चुनता है। और अगर इमेज या स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं हैं, तो ये अपने आप रिफ्रेश रेट को 120 से कम करके बैटरी लाइफ बचाने के लिए नीचे ले आता है। जैसे कि अगर आपके पास ऐसी कोई इमेज है जैसी यहाँ दिख रही है, तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं एक इमेज ले सकता हूँ और उससे डिस्प्ले कर सकता हूँ, और वह एक फ्रेम प्रति सेकंड या एक फ्रेम प्रति मिनट दिखा सकती है, और आप दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक मैं ऐसा करना शुरू नहीं करता। और बिना किसी स्विच के ये एक फ्रेम से तुरंत 120 पर चला जाएगा, ताकि वह अच्छा स्मूथ मोशन मिल सके। अब
अगर आप उदाहरण के लिए इस और इस के बीच में स्क्रॉलिंग के मामले में कितना झटकेदार हो जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं देख पा रहे हैं, तो आप 60 चुनकर बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं देख सकते, जैसा कि मैंने कहा, तो निचला वाला विकल्प चुनें। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ खो देंगे, क्योंकि आप वास्तव में कोई फ़र्क देख ही नहीं पा रहे हैं, और आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी, जो उस समय आपके लिए शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है। हमारे पास यहाँ साइड में ये पैनल है जिसे मैं दिखाना नहीं चाहता था, तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। और यहाँ हमारे पास कई एप्लीकेशन हैं। हम इसे नीचे से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन जोड़ या हटा सकते हैं, और हम इन्हें जल्दी से खोल भी सकते हैं। इस मामले में वीवो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जो स्प्लिट स्क्रीन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती, और मुझे लगता है कि सेटिंग्स उनमें से एक है। तो चलिए अब इसे इस तरह से ही बंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे समझ आ गया। अगला अगला अगला, समझ गया, बढ़िया। तो अभी हमारे पास ये पॉपअप व्यू में खुला है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें ये निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, तो लगता है कि हम इस पैनल से स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन को इस पॉपअप व्यू में आसानी से खोल सकते हैं और उन्हें इधर उधर घुमा सकते हैं। हम इन्हें मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, और हमें इसे मिनिमाइज़ करने में भी सक्षम होना चाहिए। ओह, हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी हम अपना ईमेल यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये खुला रहता है। आप इस पर टैप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बस एक उपयोगी स्थिति में फैल जाता है ताकि मैं वास्तव में इसके साथ इंटरैक्ट कर सकूं। ये यहाँ एक काफ़ी अच्छी सुविधा है, मैं कहूँगा। और आपके पास यहाँ से भी वही काम करने के लिए एक क्विक बटन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ वापस आते हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन और स्टेटस बार भी है। यहाँ एक चीज़ है जिसे मैं देख रहा हूँ, वो है स्टेटस बार, और मेरे पास इसके लिए यहाँ विकल्प भी है। तो ये सेक्शन आपको अपने स्टेटस बार से टॉगल्स छुपाने की अनुमति देता है। कुछ टॉगल्स ऐसे हैं जिन्हें मुझे पूरा यकीन है कि आप सब की तरह आप भी इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें हमेशा ऑन रखना, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को ऑन और ऑफ़ करना आपके लिए बहुत झंझट भरा है। मेरे लिए ऐसी चीज़ें ब्लूटूथ और NFC जैसी हैं, ये मेरे डिवाइस में हैं, हमेशा ऑन रहती हैं, और इन्हें मेरे स्टेटस बार में दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से इन्हें हटा सकता हूं ताकि ये यहाँ बिल्कुल भी ना दिखे। ये सिर्फ मेरे स्टेटस बार को अनावश्यक रूप से भर देती है, और मुझे अपना डिवाइस बहुत ही साफ़ सुथरा और व्यवस्थित पसंद है। तो अगर मैं नीचे खींचूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी है। अगर मैं NFC को अभी भी ढूंढ पाऊँ तो लगता है कि मैं इसे अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि NFC अभी भी चालू है और काम कर रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर यही इसका काम है। बस मुझे नहीं पता कि ये इस डिवाइस में आमतौर पर कहाँ है, लेकिन यहीं पर इसे टॉगल ऑफ रखने से ये मेरे स्टेटस बार में नहीं दिखेगा, और बस इतना ही। और आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे नेटवर्क स्पीड जैसी चीज़ों को हटाकर, या शायद डू नॉट डिस्टर्ब मोड जैसी चीज़ों को भी। देखते हैं हमारे पास और क्या है। डेटा सेवर, थोड़े कम प्रभावशाली विकल्प। आप देखने से लगता है सब कुछ पूरी तरह से छुपा नहीं सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पूरी तरह से रिसेप्शन छुपाने का कोई विकल्प नहीं है। बैटरी प्रतिशत की बात करें तो हम इसे बैटरी के अंदर दिखने से छुपा सकते हैं, बैटरी बनी रहती है। और फिर हमारे पास नोटिफिकेशन मेथड भी है। यहाँ एक और अच्छा विकल्प है। तो यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन आइकन, UP आइकन, नंबर या कुछ भी नहीं विकल्प हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये विकल्प यहीं जोड़ा है। हर फ़ोन में ये नहीं होता। अधिकांश डिवाइस में किसी न किसी तरह का नोटिफिकेशन दिखाने का तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह या तो यही विकल्प होता है या फिर एक डॉट या कुछ भी नहीं। कुछ फ़ोन नंबर के साथ आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपके पास कितनी नोटिफिकेशन है, बजाय इसके कि यहाँ आमतौर पर 3 नोटिफिकेशन ही फिट हो पाते हैं, और फिर 3 डॉट्स दिखते हैं जिससे पता चलता है कि आपके पास नोटिफिकेशन है। तो नंबर के साथ अगर आपको 13 नोटिफिकेशन मिलते हैं तो ये आपको 3 नंबर दिखा देगा, और बस आप तैयार हैं। अब आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितनी नोटिफिकेशन है, जो काफ़ी अच्छा है। यही वे ट्रिक्स और टिप्स थीं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।